बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान है शहजादा मोइन हाजिर है। इंग्लैंड क्रिकेट टीम पाकिस्तान के दौरे पे है। 3 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान ने खेलने हैं इंग्लैंड के खिलाफ। और इससे कबल अगर हम बात कर लें तो इंग्लैंड की टीम ने पाकिस्तान को पहली दफ़ा वाइट वॉश किया था सीरीज़ के अंदर, और उसके बाद फिर बांग्लादेश की टीम वो टीम बनी जो पाकिस्तान को दूसरी दफ़ा वाइट वॉश करने में होम सीरीज़ में कामयाब हुई। सीरीज़ का आगाज़ है मुल्तान में होगा, 7 तारीख से बाकायदा इसका आगाज़ हो जाएगा। और उससे कबल हम पाकिस्तानी टीम के हवाले से थोड़ी सी बात करें तो पाकिस्तान के वाइस कप्तान टेस्ट टीम के सऊद शकील कहते हैं कि टीम के अंदर कम्बिनेशन एक है, कोई ग्रुप बंदी नज़र नहीं आ रही है। फिर पावर प्लेयर के हवाले से अगर थोड़ी सी बात कर लें तो इस वक्त अगर हम देखें तो पावर प्लेयर हमें होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। प्लेयर्स की जो पावर थी वो अब किसी हद तक कम हो गई है। जहां पर सेंट्रल कॉन्टैक्ट पाकिस्तानी टीम को दिए गए थे वो सेंट्रल कॉन्टैक्ट भी ख़त्म हो गया और 30 तारीख की इसकी मुद्दत तारीख थी। और उसके बाद हमने देखा कि जो 25 खिलाड़ी थे वो 25 खिलाड़ी सेंट्रल कॉन्टैक्ट में शामिल नहीं है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ी अच्छी चीज़ कर दी है कि जो फिटनेस टेस्ट में कामयाब होगा वो पाकिस्तान के सेंट्रल कॉन्टैक्ट में वो खिलाड़ी शामिल किए जाएंगे। आया ये फैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सही है या गलत है, इस पे हम ज़रूर आज अपने शो के अंदर बात करेंगे। जावेद इकबाल भट्टी हमारे साथ आप मौजूद हैं स्टूडियो पे। फिर पाकिस्तान की विमेंस टीम अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है। वर्ल्ड कप T20 के अंदर दुबई में जिस किस्म की कारकर्दगी उसकी रही है देखने से ताल्लुक़ रखती है। अपने इफ्तिताई मैच में उन्होंने श्रीलंका को शिकस्त दी है 31 रन से, उस हवाले से भी बात करेंगे। फातिमा सना की क़यादत के हवाले से भी हम बात करेंगे जो इस T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम की क़यादत कर रही हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं जावेद इकबाल भट्टी की तरफ और उनसे ये पूछना चाहूँगा ज़रूर कि जावेद साहब, पाकिस्तान की कारकर्दगी जिस किस्म की रही है माजी में, और अब क्योंकि हम यहाँ पर शिकस्त खा गए हैं बांग्लादेश से, इंग्लैंड से, तो आप समझ रहे हैं कि तसलसल हमारा बरकरार रहेगा ये कारकर्दगी के हवाले से कि पाकिस्तानी टीम अच्छी कारकर्दगी दिखाए इंग्लैंड के ख़िलाफ़, और इंग्लैंड के बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जो इंजर्ड होते दिखाई दे रहे हैं। अब बहुत शुक्रिया मोइन भाई, जिस तरीके से आपने इंट्रो में कहा कि पाकिस्तान की जो हालिया जो 2 से 3 सीरीज़ ऐसी गुजरी हैं, ऑस्ट्रेलिया ले लें, बांग्लादेश ले लें, इंग्लैंड ले लें, कोई भी खातर ख्वाह हम जो है आज तक एक भी टेस्ट मैच नहीं जीत सके। और पाकिस्तान में तो तकरीबन 10 टेस्ट हो गए, आज तक हम नहीं जीत सके। इंग्लैंड भी हमें क्लीन स्वीप करके चला गया, उसके बाद बांग्लादेश ने भी। लेकिन अब मैं ये देख रहा हूँ जिस तरीके से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मसला है और फिर प्लेयर्स जो है, प्लेयर्स पावर का जो इशू आ रहा था वो भी तकरीबन ज़ाइल हो गया, क्योंकि प्लेयर्स का बग़ैर कॉन्ट्रैक्ट के जो है ये मैचेस जो सीरीज़ होने जा रही है इंग्लैंड से। और इंग्लैंड की टीम देखें, इंग्लैंड की टीम बहुत मजबूत है, इससे किसी को इनकार नहीं, लेकिन उनका एक फास्ट बॉलर है मार्क वुड जो तकरीबन 90 माइल फ़ी घंटा की रफ्तार से बॉलिंग कराता है, वो अनफिट है। उसका एडवांटेज कम अज़ कम पाकिस्तान टीम को उठाना चाहिए। और पाकिस्तान में जैसे आपने बात की कि सऊद शकील कह रहा था कि कोई ग्रुप बंदी टीम में नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है। अब हर प्लेयर यही चाहेगा कि मैं अपनी इनफरादी कारकर्दगी ऐसी दिखाऊं कि मुझे जो है कम अज़ कम जो हमारी जो पुरानी साख थी आवाम में, देखें पाकिस्तान में क्रिकेट से लोग बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन जिस तरीके से हम बांग्लादेश के ख़िलाफ़ बुरी तरीके से क्लीन स्वीप हुए हैं, पब्लिक बहुत डिसहार्ड है। और हमारे फैंस भी यही चाह रहे हैं कि कम अज़ कम हम अपनी टीम को उसी मकाम पर दोबारा देखें जिस मकाम पे आज से 3-4 साल पहले थी। और इंशाल्लाह पाकिस्तान की टीम जिस तरीके से आपने कहा ना, तसलसल जो था हमारी गिरावट का, जो हम परफॉर्मेंस नहीं दे रहे थे उसी तसलसल से चले आ रहे थे। इंशाल्लाह ये 7 तारीख को जो इंग्लैंड से पहला टेस्ट होने जा रहा है, इसमें आप देखिएगा कि यही प्लेयर जो हैं आपको रिजल्ट देना शुरू कर देंगे। और जिस तरीके से मेहनत हो रही है मुल्तान में, आप देखें सुबह शाम हमारे प्लेयर प्रैक्टिस में लगे हुए हैं। आया कि इंग्लैंड की टीम भी वहाँ प्रैक्टिस करे, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि अब हमारी जो ज़ख्मी शेर की तरह हमारी क्रिकेट टीम कम बैक करेगी टेस्ट सीरीज़ में, तो इंग्लैंड के खिलाफ इंशाल्लाह देखिएगा कि पहले टेस्ट में बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। इकबाल मेमन साहब भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इकबाल मेमन साहब, कारकर्दगी के हवाले से अगर हम देखें तो पाकिस्तान टीम की इंग्लैंड के ख़िलाफ़ कारकर्दगी कोई खातिर खान नहीं रही है पिछले सीरीज़ में। इस दफ़ा थोड़ा सा एज है पाकिस्तान को, क्योंकि इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान पहुंची है तो बहुत से खिलाड़ी अब इंग्लैंड के टॉप क्लास के, उनके कप्तान समेत ही इंजर्ड होते दिखाई दे रहे हैं। तो कुछ बेनिफिट है नज़र आ रहा है पाकिस्तान को इन टॉप क्लास के प्लेयर्स के ना होने से? देखें शहजादा, मैं बार बार ये कहता रहा हूँ कि ये जो टॉप की टीमें हैं 4-5, इनके पास जो सेकंड स्ट्रिंग या थर्ड स्ट्रिंग टीम जो होती है ना, वो भी बड़ी स्ट्रांग होती है, तगड़ी होती है।
क्योंकि वो भी प्रोफेशनल खेल रहे होते हैं। और अगर ग्रैम वुड नहीं है या एक दो और खिलाड़ी नहीं है तो उनके पीछे और पूरे जो है ना खेलने वाले एक से एक बैठे हुए हैं। सिर्फ 19-20 के फ़र्क से वो सेलेक्ट नहीं होते, और जब रिजर्व प्लेयर आगे आ जाते हैं तो वो भी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं। हमें जो सिर्फ एडवांटेज अगर मिल सकता है तो वो सिर्फ गर्मी का मिल सकता है। गर्मी की वजह से एक तो फटीक ठीक ठाक होती है और इंग्लैंड के प्लेयर्स जो हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं। दूसरा जो है वो ये है कि उसकी वजह से पिच पे भी काफ़ी असर पड़ जाता है और वो काफ़ी डोसाइल हो जाती है। और देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हमने जब से वेन्यू जो है दुबई का छोड़ा है तो हमें विनिंग फार्मूला जो है ना वो हम कहीं पे खो गए हैं, जब भूल गए हैं, और इस वजह से अब हमें जो है ना प्रॉब्लम हो रही है। और हम अपने मुल्क में बांग्लादेश जैसी टीम से जीत नहीं सक रहे तो इंग्लैंड से कहाँ से जीतेंगे। और इंग्लैंड तो 3-0 जो है हमें स्वीप करके गया था, और उस ज़माने में नया नया खिलाड़ी हैरी ब्रोक ने जो है ना तबाही फैलाई थी और सेंचुरियाँ बनाई थी, और बड़ी तेज़ सेंचुरियाँ बनाई थी। तो पाकिस्तान जो है वो तो घबरा गया था उसमें ना। और इस वक्त हमारे पास वो खिलाड़ी नहीं है जो किसी ज़माने में हमारे पास फास्ट बॉलर होते थे, वसीम अकरम होते थे, वक़ार होते थे, शोएब अख्तर होते थे, और फिर आपके पास बैट्समैन मिसबा जैसे होते थे, इंजमाम जैसे होते थे। तो वो खिलाड़ी नहीं है। एक बाबर है, रिजवान प्रोफेशनली अच्छी खेलता है, बाकी जो खिलाड़ी हैं उनमें रिलेटिवली नए हैं। सौद शकील जो है ठीक है 1000 रन से उसने भी कर लिए हैं, तो हम उम्मीद ये अच्छी रख सकते हैं। लेकिन ये कि अगर हम ग्राउंड रियलिटी की बात करते हैं, हम जो है जो भी हमारी ग्राउंड रियलिटी है उसके मुताबिक हमारी टीम इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। हम खामखा में हाइप क्रिएट करते हैं कि हमारा मौसम, हमारे ग्राउंड्स, हमारा होम ग्राउंड, हम उस पर जो है जीत सकेंगे, लेकिन ये कि ऐसा है नहीं। हाँ, अगर हम जो है प्रिडिक्शन कर लेते हैं और अगर ऐसा हो जाए तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ अच्छा, है। इकबाल मेमन साहब, ये ज़रूर पूछना चाहूँगा क्योंकि विकेट की कंडीशन के हवाले से विकेट कैसी तैयार करनी चाहिए। हम 3 स्पिनर्स अब टीम में शामिल किया हुआ है हमने। पार्ट टाइम के लिए हमारे पास 2 से 3 स्पिनर्स वो भी मौजूद है, तो समझ लें हमारे पास तो 5 से 6 बॉलर्स हमारे पास स्पिनर्स मौजूद हैं। तो विकेट आप समझ लें कि स्पिनर्स को हेल्प करेगी, क्योंकि इंग्लैंड की कमज़ोरी भी जो है स्पिनर्स हैं। स्पिनर्स वो इतना अच्छा नहीं खेलते, खासकर लेग स्पिनर को। एग्जैक्टली मैं आपको एक बात बता दूं कि ये हमारे लिए जो है ना वो बहुत बड़ा टूल है। अगर हम स्पिनिंग पिच, स्पिनिंग ट्रैक्स बनाते हैं, क्योंकि देखिए एक तो एडवांटेज हमें सिर्फ स्पिन का नहीं मिलेगा, हमें गर्मी का भी मिलेगा। एक बड़ी फ्रस्ट्रेशन पैदा हो जाती है एक तो, क्योंकि स्पिनर की जब बॉल स्पिन होती है तो ये लोग जो है ना थोड़े से जज्बाती खेलने वाले हैं, और बाज़बाल स्टाइल में जो है तो उसमें कहीं ना कहीं ऐसी बॉल निकलेगी जो या तो कैच होगा या स्टंप होगा या तो फिर बोल्ड हो जाएगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि उसमें चांसेस है। अच्छा, दूसरा ये कि हमें भी एडवांटेज है, फील्डिंग साइड भी जो है ना वो उसके लिए भी फास्ट बॉलर को बड़ा स्टेमिना चाहिए और ठीक ठाक फटीग होती है। मैं आपको बता रहा हूँ मुल्तान में इस वक्त भी अक्टूबर में भी जो है ना ठीक ठाक गर्मी होगी। तो इस वक्त भी 37 चल रहा है, ये मैं आपको बता दूं। शायद इसी बेस पे इंग्लैंड के प्लेयर ज़्यादा इंजर्ड हो रहे हैं। एग्जैक्टली और क्रॉले ने ये कहा है कि हमें हमारा कैरेक्टर और स्किल्स टेस्ट होंगे ऐसी गर्मी में। तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। मुझे नहीं समझ में आई कि मुल्तान में मैच रखने का, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया, क्योंकि ये मैचेस या तो पिंडी में होने चाहिए थे या हैदराबाद में होने चाहिए थे या तो फिर पिंडी में। चलें, ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मैनेजमेंट में ये चीज़ें जा सकती हैं जिस तरह आप कह रहे हैं। इकबाल साहब, आपकी तरफ आऊँगा और ये पूछना चाहूँगा कि साइम अय्यूब अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा अगर देखें तो टेस्ट मैच के लिहाज से वो नहीं करते हुए दिखाई दे रहे हैं। निप सेंचुरी स्कोर करते हैं, लंबी बारी नहीं खेल पाते हैं। मोहम्मद हुरैरा डैगआउट पे बैठे हुए हैं। कुछ कबल हमने अपने शो में फ़खर जमान के हवाले से बात की थी कि 3 टेस्ट मैचेस के अंदर उनकी कारकर्दगी अच्छी है। 192 रन स्कोर कर चुके हैं, 94 उनका हाईएस्ट स्कोर भी रहा, लेकिन वो उन्हें चांस नहीं मिल रहा। ये सवाल मैंने पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद से भी किया और वो शायद मुतमईन न कर सके मुझे भी अपने जवाब में। वो कहते हैं कि
प्लेयर से 40 साल का भी हो जाए तो कारकर्दगी दिखा सकता है, फॉर्म में आ सकता है, लेकिन एक जानिब आप मॉडर्न क्रिकेट की बात कर रहे हैं। मॉडर्न क्रिकेट अगर देखें तो पाकिस्तान के अंदर है, जहाँ से सईद अनवर, आमिर सोहेल ने शुरू की थी, सलीम यूसुफ ने शुरू की थी, आज भी हम वही मॉडर्न क्रिकेट ही खेल रहे हैं। हम आज भी 250-300 के रन कर रहे हैं, दुनिया 400 रन स्कोर कर रही है, तमाम है ममालिक की टीमें, हम 250-300 स्कोर कर रहे हैं वनडे के अंदर भी। तो वो कौन सी मॉडर्न क्रिकेट की बात कर रहे हैं शान मसूद, मुझे समझ से वालातर नज़र आया। फिर फ़खर जमान जैसे प्लेयर आपकी टीम में मौजूद होता है, आप उन्हें चांस नहीं देते, क्या वजह है कि टेस्ट में फ़खर को आप चांस नहीं दे रहे, या गुड बुक में नहीं है फ़खर जमान है कप्तान के या मैनेजमेंट के? असल मसला ये है, आपको पता है यहाँ पसंद नापसंद का बहुत ज़्यादा सिलसिला चल रहा है। लेकिन देखें, अगर आप इंग्लैंड के ओपनर्स को देख लें, बेन डेकेट को देख लें, जैक क्रॉली को देख लें। बेन डेकेट आपको पता है कि बिल्कुल वो जो है ना T20 तरस की जो है टेस्ट क्रिकेट में इनिंग्स खेलता है। अभी श्रीलंका के खिलाफ हाल ही में 100 कर है। तो यही चीज़ें हमें पिक करनी चाहिए। अगर हमने मॉडर्न क्रिकेट की तरफ जाना है तो फ़खर इमाम से आप ओपनिंग करवा सकते हैं। फ़खर ऐसा प्लेयर है, आपको पता है वो बड़े मैचों का प्लेयर है, जब भी उसको बड़ा मैच मिलता है वो स्कोर करता है। और अगर वो 50 रन कर लेता है फ़खर, तो आपको पता है वो 100-200 करने में भी टाइम नहीं लेता। देखें आजकल टेस्ट क्रिकेट बहुत फास्ट हो गई है। अभी हाल ही में देखें बांग्लादेश इंडिया, उन्होंने 3 दिन बारिश होती रही, फिर भी 2.5 दिनों में सीरीज उसका फैसला हो गया मैच का। तो इन सारी चीज़ों के तनाज़ुर में जो है आपको उस हिसाब के प्लेयर चाहिए, ना कि आपको अभी पुराने प्लेयर चाहिए कि जो सारा दिन खड़े रहें, 50 कर लें या 150 कर लें पूरे दिन में। ऐसा नहीं है। अब आपको पता है सेशन बाई सेशन रन बनते हैं। पहले सेशन में टारगेट होता है 150 का, दूसरे सेशन में फिर 150 का टारगेट होता है। 300-400 रन जो है टेस्ट क्रिकेट में 90 ओवर्स में बन रहे हैं तकरीबन हर जगह। ये सिर्फ इस फॉर्मेट को हमने अपने ऊपर अभी अप्लाई नहीं किया। अभी जैसे आपने बात की साइम अयूब की, ठीक है, साइम अयूब में टैलेंट है, हम इससे इनकार नहीं करते, लेकिन टेस्ट क्रिकेट के मयार का टैलेंट जो है ना, वो आपको अपने अंदर जो अपनी स्किल्स हैं, अपना टेम्परामेंट है, जब तक आप उससे सही नहीं करेंगे, उस पर काम नहीं करेंगे, तो आप किस तरीके से रिजल्ट दे सकते हैं। इसी की जगह अगर आप फ़खर को खिला देते हैं, फ़खर के पास टेक्निक भी है, उसके अपने शॉट हैं, उसके पास टेक्निक है। आपने देख लिया होगा न्यूजीलैंड के खिलाफ जब वनडे में हमको 400 रन चाहिए थे, तो फ़खर ने तनहा जो है आपको जो है अगले राउंड में पहुंचा दिया था। इन सारी चीज़ों के तनाज़ुर में मसला वहीं आ जाता है कि जो प्लेयर जहां डिज़र्व करता, हम उसे वहां इस्तेमाल करने की सलाहियत खो देते हैं। जिस तरीके से अभी विकेट की बात देखें, अब हमने स्पिन ट्रैक की बनाना, स्पिन ट्रैक के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। आपने नुमान अली को इन कर लिया, और नुमान और जाहिद को मिला लें तो 3 और भी स्पिनर हमारी टीम में मौजूद हैं। इन सारी चीज़ों के तनासुब में जब हम जाएंगे, जो प्लेयर जहाँ डिज़र्व करता है, जब तक हम उसे इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप रिजल्ट नहीं ले सकते। अभी आपने शान मसूद से उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया था, तो वो आपको मुतमईन नहीं कर पाया था। वो 40 साल और 30 साल में चला गया, बड़े प्लेयरों की तरफ चला गया। ऐसा नहीं होता है। अब वो शान कह रहा है कि मैं जो है विकेट देख कर टीम अनाउंस करूंगा कि जाहिद को इन करना या नहीं करना। अगर भाई आप इतना ही विकेट राइड करने वाले होते तो आप बांग्लादेश के खिलाफ भी विकेट रीड कर सकते थे कि आपने फास्ट का कह के वो स्पिन पैराडाइज बन गई। तो ये विकेट ऐसी बनाए, फ्रेंडली विकेट बनाए, जहाँ पे फास्ट बॉलर को भी कुछ हासिल हो और स्पिनर्स को भी हासिल हो। इंग्लैंड की टीम को आपको पता है कि उसकी सिर्फ एक ही कमज़ोरी है, लेग स्पिन, और स्पिनर जो है हमेशा से इंग्लैंड पे हावी रहते हैं। लेकिन यही जो है अब आपने इस्तेमाल करना है इंग्लैंड के ऊपर। इन स्पिनरों के साथ जाएंगे, और बेसबॉल वाले प्लेयर हैं इंग्लैंड के, और बेन डेकेट, जैक क्रॉली जो ओपनर आते हैं, और बेन डेकेट जिस तरीके से खेलता है, अगर शुरू में ही आपको 3 से 4 विकेटें मिल जाती हैं तो इंशाल्लाह पाकिस्तान शुरू में टेस्ट 3 से क्रिकेट 4 में कमबैक विकेटें मिल करेगा। जाती हैं, तो यकीनन 3 से 4 विकेटों के लिए हमें शहनशाह का जो है बॉल करना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि अगर हम देखें तो शहनशाह ही ब्रेक थ्रू देते हैं। और इस पर इकबाल मेमन साहब है, शहनशाह आफरीदी का रोल अब तक टेस्ट मैचेस में भी वो नज़र नहीं आ रहा है, क्या कहेंगे इस पर? देखें, उम्मीद हमें उन्हीं से ही है, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने यही कहा था कि अगर बाबर अच्छा खिलाड़ी नहीं है तो उससे भी कोई अच्छा खिलाड़ी नहीं है। और शहनशाह आफरीदी अगर एज अ फास्ट बॉलर लोग कहते हैं कि अच्छा नहीं है और परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, तो उससे भी कोई और अच्छा नहीं है इस वक्त भी। तो हमारा स्पेयर हेड फास्ट बॉलर जो है ना, वो शहनशाह आफरीदी है, और हम उम्मीद करते हैं कि वो फुल फिटनेस के साथ बहुत जो है ज़बरदस्त बॉलर है वो, और किसी वक्त भी विकेटें ले सकता है। लेकिन ये कि जावेद साहब वाली बात के स्पिनिंग ट्रैक्स हों और लेग स्पिनर्स जो है ना, वो अगर हम इवन 2 भी खिलाने में कोई हर्ज नहीं है। अगर हम समझते हैं कि इंग्लैंड की टीम जो है वो नहीं खेल सकेगी लेग स्पिनर्स को,
वरना हम जो है आमिर जमाल के साथ और शहनशाह अफरीदी के साथ और 2 स्पिनर्स लगा दें तो हमें एक एक्स्ट्रा बैट्समैन भी मिल जाता है तो उसमें यह है कि हमारी टीम का बैलेंस अच्छा हो जाएगा। और कोशिश हमें करनी है, लेकिन ये कि अगर मैन टू मैन की बात करें तो इंग्लैंड की टीम डेफिनेटली सुपीरियर है हमारी टीम से, लेकिन हमें अपना होम एडवांटेज लेना चाहिए, होम वेदर भी लेना चाहिए, क्योंकि होम वेदर का भी एडवांटेज हमें मिल सकता है क्योंकि इस वक्त गर्मी बहुत है। और ये है, आप ये नहीं देखते कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है टेस्ट क्रिकेट में कम बैक करने की सलाहियत रखती है, और आपको जो है ये मुल्तान में पहले टेस्ट में जो है देखिएगा कि पाकिस्तानी टीम जो है बिल्कुल आपको चेंज नज़र आएगी, कम बैक करती हुई नज़र आएगी। और जिस तरीके से आपने शहनशाह अफरीदी का कहा, देखिए मैं तो शहनशाह अफरीदी देखें वो रिदम में नहीं है, वो टेस्ट क्रिकेट में हमें वो मयार की बॉलिंग नहीं कर पा रहा। देखें अगर आप नसीम शाह की बात करते हैं, आप उसको आमिर जमाल की बात करते हैं तो ये समझ में आ रहे हैं, लेकिन शहनशाह अफरीदी जो है वो पिछले चंद अरसों से मैं देख रहा हूँ टेस्ट क्रिकेट में बुरी तरीके से नाकाम हुआ है, वो रिजल्ट नहीं दे पा रहा। यही वजह है कि बैट्समैन सेट हो जाता है और फिर जब हम पार्ट टाइम स्पिनर लगाते हैं तो वो दिल खोल के उनकी पिटाई करते हैं। अब सही कह रहे हैं जावेद साहब, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम सबसे बड़ा है, वो है फील्डिंग का। हमारे जब बॉलर्स जो है वो इंड्यूस करते हैं कैचेस, तो हमारे जो फील्डर्स हैं वो कैचेस नहीं करते। इकबाल भाई ये पार्ट ऑफ गेम में ये होता है। पार्ट ऑफ द गेम एक हद तक है जावेद साहब, लेकिन अगर हम कंटिन्यूसली फील्डिंग लैप्सेस करेंगे, हम ऑस्ट्रेलिया में इसी वजह से टेस्ट सीरीज जो है हारे थे। हालांकि हमारी परफॉर्मेंस इतनी बुरी नहीं थी, लेकिन ये कि हमारी इसी वजह से और यहाँ पे भी बांग्लादेश जो है वो इनिशियली हम जो है 100 के करीब 5-6 विकेटें निकाल चुके थे वहां से, हमने 6 आउट हाँ, तो हम जो है बहुत जो है इनको मौका दे दिया और फिर जो है 570 के करीब वो स्कोर कर गए। तो देखें हमें जो है कंटिन्यूस होना चाहिए। एक तो हमारे बॉलर्स फटीक हो जाते हैं, फिर हमारे पास जो है ना इस वक्त स्पिनिंग ट्रैक्स होंगे, तो हमें उम्मीद है क्योंकि लॉन्ग स्पेल कराने पड़ते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, फिर हमारी पिचेस जो है तो उनके मुताबिक हमें जो है इंग्लैंड के खिलाफ स्पिनर्स को रखें। बाकी 2 फास्ट बॉलर्स हैं जिसमें अगर हम समझते हैं कि शहनशाह अफरीदी फिट नहीं है तो फिर हम उसकी जगह जो है नसीम शाह है, आमिर जमाल है, मीर हमजा है। बाकी ये कि मैं आपको एक बात बता दूं जावेद साहब, मोर और लेस बॉलर्स जो है ना हमारे पास तकरीबन सिमिलर है। हम ये नहीं कह सकते कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा है और ये अच्छा नहीं है। हाँ, तो इस वजह से मीर हमजा है और जो आपने दूसरा नाम लिया वो है, तो ये जो है ना इनको लेके आ सकते हैं, लेकिन स्पिनिंग तो इकबाल भाई अगर हमने नेशनल वनडे कप का फायदा लेना होता तो आज हसनैन टीम में इन होना चाहिए था। सबसे ज्यादा विकेट 17 विकेटें ली उसने टूर्नामेंट में, और उसने जो है अपने उस पर काम भी किया है, शोल्डर पे भी, आर्म पे भी बहुत उसने काम किया है इंग्लैंड में, और अब उसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा निकल आई है और उसका जो बैलेंस है, फॉलो थ्रू जो है वो भी बहुत ज़्यादा बैलेंस है। इसी वजह से आपने देखा कि इस वक्त जो है ना वो बहुत विकेट ले रहा था। पहले वो ग्राइम वुड की तरह जो है फॉलो थ्रू पे कभी कभी गिर जाता था, लेकिन ये कि अब उसने इतना बैलेंस कर दिया है और कंटिन्यूस मतलब इतने लॉन्ग रन अप से इतनी सारी बॉलिंग कराना, तो वो आपके लिए बेहतरीन मौका है कि उसको आप ट्राई करें। बिल्कुल होम सीरीज के अंदर मोहम्मद हसैन ने जिस तरह यहाँ पर चैंपियंस वनडे कप में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, बेस्ट बॉलर रहे, 17 विकेटें हासिल की इस टूर्नामेंट में, और शायद इसका सिला उन्हें दूसरे टेस्ट में मिलता हुआ ज़रूर दिखाई दे। पाकिस्तान मैनेजमेंट उनकी तरफ निगाहें जमाएँ और उन्हें टेस्ट मैच में दूसरे टेस्ट में शामिल करे। लेकिन उससे कबल है जिस तरह अभी पहला टेस्ट मैच मुल्तान में खेला जाना है, और जावेद इकबाल भट्टी साहब यहाँ पर पाकिस्तानी टीम के वाइस कप्तान टेस्ट टीम के सऊद शकील कहते हैं कि इंग्लैंड की टीम थोड़ा सा जाराना खेलती है, हमें उस जाराना खेल से ज़्यादा एडवांटेज हासिल है। आप बहुत ज़्यादा स्लो खेलते हैं, आपको क्या एडवांटेज हासिल है? अब आपकी नज़रें उन तक हैं तो उनकी नज़रें भी आप तक ज़रूर होंगी। और क्या कहेंगे सऊद शकील के इस बयान पे कि वो कह रहे हैं कि एक जानिब कि इंग्लैंड की टीम बहुत जाराना खेलती है, वो एज हमें हासिल होगा, यानी पाकिस्तान को अगर इंग्लैंड की टीम जाराना खेलती है तो एज पाकिस्तान को हासिल होगा। लेकिन हमने ये देखा है कि जहाँ भी जो भी टीम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, क्यों ना वो छोटी से छोटी टीम हो, वो अगर जाराना खेल लेती है तो आप खुद दबाव में आ जाते हैं।
बिल्कुल मोइन भाई, जिस तनाज़ुर में सऊद शकील कह रहा है, जैसे वो बेसबॉल स्टाइल खेलते हैं, बैन डैकेट जिस तरीके से खेलता है, बैन स्टोक खेलता है, ओली पॉप है, हैरी ब्रोक जिस तरीके से खेलते हैं, उनका कहने का यही है कि अगर ये तेज़ खेलेंगे तो इनकी विकटें हमें मिलेंगी, हम आउट करने की सलाहियत रखते हैं और हम थ्रू आउट जो है आउट करने पे जाएंगे। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि हमारा जो रिकॉर्ड है जिस तरीके से, वो तो अगर तेज़ कर रहे हैं, अगर शुरू में ही हमारे बॉलर्स को उन्होंने दबाव में ले लिया, बैन डिकेट का बल्ला चलने लग पड़ा, तो आप उस एडवांटेज को खो देंगे भाई। असल मसला ये है कि ओपन द डोर, अगर आपके पहले स्पेल में जो फास्ट बॉलर चलेंगे ना, वो फैसला करके देंगे कि ये बेसबॉल को हम रोक सकते हैं या नहीं रोक सकते हैं। असल अगर आपसे 2-3 प्लेयर शुरू में आउट करके दे देंगे तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, आपके स्पिनर लग जाएंगे, आउट कर देंगे। लेकिन अगर उनके बैट्समैन हावी हो गए तो फिर आपको पता हमारे बॉलर्स जो है वो लाइन और लेंथ भी भूल जाते हैं। लाइन और लेंथ भी भूल जाते हैं, लेकिन लाइन और लेंथ भूलने से कबल ही यहाँ पर जो पहला टेस्ट मैच मुल्तान में खेला जाना है, इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स जो है पहले टेस्ट से मैच में से बाहर हो गए, तो ये एडवांटेज भी पाकिस्तानी टीम को थोड़ा सा एज हासिल होगा पहले टेस्ट के अंदर। अब कप्तान नहीं खेलेंगे इंग्लैंड के, पहला टेस्ट मैच वो पहले टेस्ट से बाहर हो गए, क्या कहेंगे कि कितना एज पाकिस्तान के बैटर्स को होगा, क्योंकि बेन स्टोक्स बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा करते हैं। बिल्कुल मोइन भाई, देखिए बैन स्टोक ऐसे ऑलराउंडर है, वो बहुत ज़बरदस्त कायदाना सलाहियतें हैं जिस तरीके से वो टीम को लेकर चलता है। लेकिन ये कि इंग्लैंड को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंग्लैंड से ही बैन स्टोक जो है अनफिट थे। न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सीरीज़ उन्होंने खेली है तो बैन स्टोक नहीं खेले थे। तो ये चीज़ें देखिए, अगर बैन स्टोक खेलता है, वो बड़ा प्लेयर है, वो जब मर्जी आउट भी कर लेता है, और 150 करना तो आपको पता है ना, जैसे वो खेलता ही बाएं हाथ से तो उसके बाएं हाथ का ही खेल है। तो इसका फ़ायदा पाकिस्तान को ज़रूर होगा। देखें, बैन स्टोक एक प्रेशर का नाम है, अगर वो विकेट पर होता है तो बॉलर्स भी प्रेशर में होता है, अगर वो बॉलिंग करा रहा होता है तो बैट्समैन भी प्रेशर में होता है। बड़ा प्लेयर है बैन स्टोक, उसका जो है बिल्कुल पाकिस्तान को फ़ायदा उठाना चाहिए। और जो आपको पता है उनका अगर बैन स्टोक नहीं है, मार्क वुड नहीं है, इन सारी चीज़ों पे हमें वर्क करने की ज़रूरत है। उनकी जो जो कमज़ोरियां हैं उस पर वर्क करके अगर हम जाते हैं तो इंशाल्लाह मैं नहीं देखता कि इंग्लैंड की टीम जिस तरीके से लास्ट सीरीज़ हमारे साथ क्लीन स्वीप करके गई है या बांग्लादेश की करके गई है, हमारी टीम जो है, मुझे बार बार मैं ये कहना पड़ रहा है कि इंशाल्लाह इस सीरीज़ में कमबैक करेगी। इंग्लैंड की टीम जिस तरह लास्ट सीरीज़ पाकिस्तान के खिलाफ 3-0 से वाइट वॉश करने में कामयाब हुई है, जावेद साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम इस दफ़ा इंग्लैंड को टफ़ टाइम देगी। इकबाल में सब टफ़ टाइम तो देंगे, लेकिन थोड़े से मिडिल ऑर्डर पर अगर हम बात करें सलमान अली आगा के हवाले से, और अच्छा परफॉर्म करते हैं सलमान अली आगा। आप समझते हैं कि जहाँ वो 7वें या 6ठे नंबर पर बैटिंग करने आते हैं, अगर उन्हें ऊपर नंबरों पर भेज दिया जाए तो शायद कुछ ज़्यादा सूदमंद साबित हो जाएंगे सलमान अली आगा। अगर वो खुद कंफर्टेबल है तो फिर तो उसमें भेजने में कोई वो मुज़ायका नहीं है। देखिए, मैं आपको इस वक्त जो है ज़्यादा इनोवेशन भी शान मसूद नहीं कर सकते, और क्योंकि आप इतने टेस्ट मैचेस जो भी खेले हैं आपने अब तक पाकिस्तान में, उसके यूएई के बाद, तो वो जो है आपने तकरीबन टेस्ट सीरीज़ हारी हैं। तो इस वजह से आपके पास यू हैव गॉट नथिंग टू लूज़ वाली बात है, और आप जो है अब कोई भी इनोवेशंस कर सकते हैं, और आप आगा को, सलमान आगा को अगर आप नीचे भी खिलाते हैं तो कोई मजायका नहीं है। लेकिन ये कि अगर वो खुद कंफर्टेबल है, क्योंकि देखिए खिलाड़ी अगर खुद कंफर्टेबल नहीं है तो फिर उसके पास एक्सक्यूजेज है। दूसरी बात ये कि हम जो है ना खामखा में ये एक्सक्यूजेज बनाते हैं कि जो है ना, अच्छा स्टोक्स इंजर्ड है और वो बॉलर इंजर्ड है। भाई, इंग्लैंड की टीम है, इंग्लैंड की टीम सेकंड स्ट्रिंग टीम भी होगी, थर्ड स्ट्रिंग टीम भी होगी, वो भी प्रोफेशनली खेलते हैं, उनकी अप्रोच जो है बहुत ज़बरदस्त होती है। हमारे पास नहीं है कि ऑटोमेटिक चॉइस हो कि एक जो है खिलाड़ी हमारे पास इंजर्ड हो जाता है तो अब इतना बाबर है, बाबर अगर आपके पास इंजर्ड हो जाता है तो पीछे कौन है आपके पास। तो ये प्रॉब्लम्स हैं, और सिर्फ जावेद साहब वाली बात के स्पिनिंग ट्रैक्स बनाए, और उनको जो है गर्मी भी आपके एडवांटेज में जा सकती है। ऐसा ना हो कि डिसएडवांटेज आपको मिले गर्मी का। लेकिन ये कि और इकबाल भाई, आप सही कह रहे हैं, जिस तरीके से हमारे प्लेयर ने फिटनेस टेस्ट दिए हैं तो लग यही रहा है कि ये एडवांटेज भी जो है इंग्लैंड को जा सकता है। एग्जैक्टली तो मैं यही कह रहा हूं कि देखें, हाइप क्रिएट करने का कोई फायदा नहीं। अगर वो अंग्रेजी में कहते हैं कि इफ विशेस वर हॉर्सेस वी कुड राइड दोज, अगर जो हमारी ख्वाहिशात हैं
वो जहाँ घोड़े होती तो हम उनको भगाते, तो ऐसा है नहीं। हमने ग्राउंड रियलिटी में देखा यार बांग्लादेश जैसी टीम जो है हमें हरा के चली गई, और किस तरह इंडिया ने उनको जो है हराया है वो आप देख रहे हैं। तो उससे आपको अंदाजा हो गया है कि पाकिस्तान अब कितनी लेवल पे पस्त हो चुकी है। चलो बस हो चुकी है, इस पर मजीद और गुफ्तगू रहेगी, लेकिन जावेद इकबाल भट्टी से ये पूछना चाहूँगा कि यहाँ पर एक नया तनाज़ा छिड़ता दिखाई दे रहा है, वो है सेंट्रल कॉन्टैक्ट के हवाले से। और सेंट्रल कॉन्टैक्ट के अंदर हम देखें तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट ने एक फ़ैसला किया हुआ है कि जो फिटनेस टेस्ट पास करेगा उसे टीम में शामिल किया जाएगा, उसे जो है सेंट्रल कॉन्टैक्ट में रखा जाएगा। और ऐसा लगता है कि अब तक जो प्लेयर्स रहे हैं इसमें जो फिटनेस टेस्ट जिन्होंने दिया है उसमें 4-5 प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने फिटनेस टेस्ट पास किया, बकाया सबके सब फेल हो गए हैं उस फिटनेस टेस्ट के अंदर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक शर्त रख दी है यहाँ पर कि जो फिटनेस टेस्ट पास करने का, आप समझ रहे हैं कि फिटनेस टेस्ट अगर कोई प्लेयर पास नहीं करता तो उस वक्त अगर बाबर आजम पास नहीं करते, शाहीन शाह अफरीदी पास नहीं करते फिटनेस टेस्ट, तो इन जैसे प्लेयर्स हमें ढूंढ कर लाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर इन्हें सेंट्रल कॉन्टैक्ट नहीं दिया जाएगा तो इनके साथ भी मसाइल हैं। मोइन भाई देखें, ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब कर रहा है ना कि फिटनेस बेहतर बनाओ और टीम में आओ, ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा। ये आपको पता है जहाँ प्लेयर इस टाइम पर हैं, ये सिर्फ जो है ना प्लेयर्स को एक झटका देना था, सिंपल सी बात है, झटका देना था। जिस तरीके से अपनी मनमानियाँ प्लेयर्स कर रहे थे वर्ल्ड कप में जाने से पहले, अपनी मर्जी कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा रहे थे अपने एजेंटों को आगे करके, और अपने जो लोगो लगे हुए थे उनके पैसों के मसले में, और आईसीसी से जो रकम आती थी उसमें हिस्सेदारी की मसले में, वो कहते हैं ना कभी के दिन बड़े कभी की रातें। अब जो है ना बोर्ड का टाइम है, क्योंकि प्लेयर्स ने वो परफॉर्मेंस नहीं दी। मोइन भाई देखिएगा, अगर इंग्लैंड के खिलाफ इन्हीं प्लेयर्स ने परफॉर्मेंस दे दी तो ये जो सेंट्रल कॉन्टैक्ट कह रहे हैं ना कि फिटनेस होगी तो ही आप टीम में आएंगे, ये सब कहने की बातें। हमारे यहाँ आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ। हमारे यहाँ तो पैराशूट से भी प्लेयर आ जाता है। भाई आप कहते हैं कि शर्जील खान जो है, आप वो अनफिट था, आपने जो है उसको नहीं खिलाया, वो लीग जाके खेल रहा था, वहाँ रन्स पे रन्स कर रहा था, और आजम खान को आप फिटनेस टेस्ट दे रहे थे तो आजम खान खेल रहा था। ये पॉलिसियाँ पाकिस्तान क्रिकेट में चलती रहती हैं, ये नाफिजुल अमल कभी भी नहीं होती। ये सारी चीज़ें कुछ दिनों के लिए होती हैं, कुछ दिन होगी उसके बाद आप भी भूल जाएंगे, मैं भी भूल जाऊंगा। जैसे पहले था, हमारे कभी फिटनेस टेस्ट होता ही नहीं था। भाई पूरी दुनिया में कोई भी गेम हो, सबसे पहले जो है फिटनेस पे कहीं भी कोई भी जो है ना तो वो नहीं करता, अगर फिटनेस है तो ही आपको गेम में आगे देते। यहाँ हमारे यहाँ कोई चीज़ें नहीं होने वाली, ये सिर्फ क्रिकेट बोर्ड का जो है अपनी तरफ से है कि आज भाई गिलेस्पी को क्या ज़रूरत है कहने की कि जई फिटनेस बेहतर बनाओगे तो टूर पर आओगे, नहीं तो ये है कि हम जो है अपनी टीम पे बोझ जो है वो साथ लेकर नहीं चलेंगे। भाई यार कोच का क्या काम है हमारे प्लेयर्स को कह रहा है, ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डायरेक्ट कह सकते हैं ना, उसका कॉन्टेक्ट से कोच का क्या ताल्लुक है, ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ताल्लुक है, तो कोच भी बीच में बोल रहा है। ये सारी चीज़ें सिर्फ ये हवाई हैं, हवाई बातें हैं, यहाँ कुछ नहीं होना वाना। जैसे क्रिकेट चल रही है, ये लड़के अभी परफॉर्मेंस दे देंगे इंग्लैंड के खिलाफ, सब चीज़ें दब जाएंगी, सब चीज़ें दब जाएंगी। इकबाल मेमन साहब क्या कहेंगे फिटनेस टेस्ट के बारे में? बिल्कुल जावेद साहब की बात सही है, सिर्फ कोचेज नहीं बल्कि फिजियोथेरेपिस्ट जो है ना वो क्या कर रहे हैं, मुझे उनकी समझ में नहीं आ रही कि ये फिटनेस का प्रॉब्लम होता क्यों है। आप पहले क्यों नहीं बताते कि भाई ये खिलाड़ी फिट नहीं है, और ये इतने आप जो है लाखों करोड़ों रुपया ले रहे हैं और उसके बावजूद आप जो है आपके खिलाड़ी इंजर्ड रहते हैं, तो ये सही चीज़ें नहीं है। और आपको चाहिए कि खिलाड़ी को किसी तरह भी फिट रखें, पट्टियां बांध के जो है ना उनको गेम नहीं खिलवाएं। बिल्कुल, पट्टियां बांधकर गेम ना खिलाएं, इकबाल मेमन साहब ये कह रहे हैं यहाँ पर। इकबाल मेमन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जावेद इकबाल भट्टी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब जलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन जाते जाते नेशनल वीमेंस जिमनास्टिक चैम्पियनशिप खेली जा रही है, उस हवाले से हमने एक छोटा सा पैकेज तैयार किया, वो पैकेज देखते हैं। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अल-बुरानी स्कूल में और यहाँ पर नेशनल वीमेंस जिमनास्टिक चैम्पियनशिप जारी है और इसमें डिपार्टमेंट की टीमें भी शिरकत कर रही हैं, सूबे की टीमें भी शिरकत कर रही हैं और इसमें वीमेंस की वो नौजवान और यंग बच्चियाँ हमें नज़र आ रही हैं अपनी भरपूर तौर पर सलाहियतों का इज़हार करती हुई। तो हमारे साथ भी नन्ही मुन्नी ये करतब दिखाने वाली बच्चियाँ भी मौजूद हैं जो जिमनास्टिक चैम्पियनशिप में शिरकत कर रही हैं। इनसे भी बात करते हैं कितना मज़ा आ रहा है इस चैम्पियनशिप में शिरकत कर इन्हें। कितना मज़ा आ रहा है बेटा इस चैम्पियनशिप में शिरकत करके? इस चैम्पियनशिप में बहुत ज़्यादा
ज़्यादा मज़ा आ रहा है क्योंकि हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं कि मेरी सेकंड नेशनल है, तो एक्सपीरियंस ये होता है कि जितना ज़्यादा कंपटीशन मिलता है उतना ज़्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि जितना आप लोग को कंपटीशन मिलेगा उतना ही ज़्यादा आप देख देख कर अच्छा करोगे। हम लोग जो हैं पिछले 12 साल से मच्छर कॉलोनी में हमारा लर्निंग एंड रिक्रिएशनल सेंटर है, जहां ये बच्चियां जो हैं जिम्नास्टिक्स करती रही हैं। हमारी एक बच्ची इज़फ़ा सिंध की टीम के लिए सेलेक्ट हुई है। ये बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के इनिशिएटिव हों, और ना सिर्फ हों बल्कि इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो हुकूमत का सपोर्ट है उसके बगैर ये गेम आगे नहीं चल सकता जैसे बाकी सारे गेम्स हैं। तो इसमें भरपूर इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए हमारी हुकूमत की तरफ से कि वो इन गेम्स को आगे बढ़ाएं और मौक़े प्रोवाइड करें उन बच्चियों के लिए जिनके पास ज़राए नहीं हैं इन चीज़ों के लिए। और इससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि ज़रूरी नहीं है कि ज़राए जो हैं उसकी वजह से टैलेंट हो। टैलेंट बहुत एग्जिस्ट करता है, जैसे आप आज भी देख रहे हैं कि बहुत सी बच्चियां जो हैं जो कम्पीट कर रही हैं और जो टीमों में आई हैं वो जो है वो उनके पास वो ज़राए नहीं है कि वो आगे बढ़ सकें। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना जो है ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैं तीन वो करते गेम करती हूँ, जैसे कि फ्लोर हो गया, बीम हो गया, फिर से वर्ल्ड हो गया। अभी जो मैंने एंड किया वो वर्ल्ड है, तो यही है। अच्छा, इस टाइम ना ये बताओ कितनी देर ट्रेनिंग करती हो, किस हार्ड वर्क के साथ आती हो? क्योंकि जिस तरह मैम कह रही हैं आपकी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है क्योंकि आप एनजीओ से होकर आ रही हो, वहाँ पर निकल कर आना बड़ा मुश्किल होता है बच्चियों को। जी, हम स्कूल में 9 बजे जाते हैं, तो 9 से 10 बजे तक हम लोग पढ़ाई करते हैं। तो पढ़ाई करने के बाद फिर हम लोग 2 घंटे हम जिम्नास्टिक करते हैं 12 बजे तक। तो 12 बजे के बाद से हम 2 बजे तक पढ़ाई करते हैं। इस कंपटीशन में बहुत मज़ा आया है। सेटअप, मैनेजमेंट की टीम ऑर्गेनाइज जो कर रही है टीम, वो इतना अच्छा कर रहे हैं। हमारे पूरे इक्विपमेंट हमें प्रोवाइड की हुई है, लंच ब्रेक सारा प्रोवाइड किया हुआ है। बहुत अच्छा यहाँ का माहौल है और ये ऐसे कॉम्पिटिशन्स और भी प्रमोट होने चाहिए और बहुत मज़ा आया है। बिल्कुल, बहुत से इवेंट ऐसे मज़ीद और होने चाहिए। और भी बच्चियां मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। बड़ा ज़बरदस्त आपने परफॉर्म किया, थोड़ी सी इंजरी हो गई आपको, क्या हुआ था आपके साथ? तो अपना साइड एरियल कर रही थी, वार्म अप के वक्त मेरे से हो गया था सही से। फिर जब मैंने एक्चुअल करा तो फिर मेरा पाँव मुड़ गया था। लाइक मैं लो चली गई थी और मेरा पाँव मुड़ गया था वार्म अप के दौरान ही। फिर जब मैंने लैंडिंग करी और मुड़ गया था तो फिर दर्द हो रहा था, मगर मैंने स्प्रे लगा दिया और सही हो रहा है। अब वर्ल्ड तक सही हो जाएगा। बिल्कुल सही हो जाएगा। चैम्पियनशिप में शिरकत करने के लिए कितना ज़रूरी होता है प्रैक्टिस करना? प्रैक्टिस कहाँ करती है, स्कूल के अंदर या अकेडमीज़ में? तो ये मम्मा के पास अपना ओन अकेडमी है लिटिल जिम्नास्ट के नाम से, तो मैं उधर ही प्रैक्टिस करती हूँ। स्कूल में इतना कुछ होता नहीं है जिम्नास्टिक्स के रिलेटेड, और मैं चाहती हूँ कि और स्कूल्स करें मोर जिम्नास्टिक्स के बारे में और अपने बच्चों को स्कूल में और सिखाएं कि क्या होती है। बिकॉज आज मैंने बहुत से लोगों को पता भी नहीं होता कि वुमेन जिम्नास्टिक्स होती है। नेशनल्स बहुत कम भी हेल्ड होते हैं सिंध में, नॉर्मली क्वेटा लाहौर ले लेता है, मगर इस साल मैं खुश हूँ कि सिंध में ही हुआ है। बिल्कुल खुशी का इजहार भी कर रही हैं कि सिंध के अंदर नेशनल वीमेंस जिम्नास्टिक चैम्पियनशिप है मुनक्किद हो रही है और भी खिलाड़ी मौजूद हैं। नन्ही सी बच्ची है, इससे बड़ा ज़बरदस्त इसने भी परफॉर्म किया, क्या कहोगी? ये चैम्पियनशिप बहुत अच्छी है, ऐसी चैम्पियनशिप और भी आनी चाहिए। ऑर्गेनाइज थी ये चैम्पियनशिप और इंशाल्लाह ये और भी आएंगी। और आप लोग को ये बिल्कुल है, ज़बरदस्त है। अपने ख़यालात का इज़हार ये नन्हे मुन्ने खिलाड़ी कर रहे थे जिम्नास्टिक के, और ख़ुशी इस चीज़ की भी इज़हार करते हुए नज़र आए कि यहाँ पर ऐसी नेशनल चैम्पियनशिप का इनेकाद है, उनके लिए मज़ीद और बेहतर कारकर्दगी दिखाने का मौका मिलता हुआ नज़र आएगा।